हर टाइम पर हर सेक्टर परफॉर्म नहीं करता, अलग अलग टाइम पर अलग अलग सेक्टर परफॉर्म करता है। तो उस चीज को, उस ट्रेंड को समझकर अगर हम अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो हमें बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स ओनली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक बाजारी पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि जनरली स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसे यूज करते हैं, पर रिटेलर को इसकी समझ नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं सेक्टर रोटेशन इन स्टॉक मार्केट। जो सेक्टर रोटेशन होता है, सेक्टर रोटेशन क्यों होता है, कितने टाइप का होता है, और हम एज अ रिटेलर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं 4 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्टर रोटेशन होता क्या है। तो सर, ये सेक्टर रोटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि बेसिकली सेक्टर रोटेशन होता क्या है। सेक्टर रोटेशन का मतलब है कि पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। मान लीजिए कि इस समय पैसा आईटी सेक्टर में लगा था, आईटी सेक्टर में बूम चल रहा है, सभी स्टॉक्स ग्रो कर रहे हैं, सबने पैसा डाला है, पर अभी वक्त के साथ आईटी सेक्टर में अगर रिसेशन आ गया, स्लो डाउन हो गया, वहीं इंडियन इकोनॉमी में फार्मा सेक्टर ऊपर आ रहा है, तो पैसा स्मार्ट मनी जो है आईटी से निकलकर जो है फार्मा में जा रहा है। उसी ट्रेंड को समझकर पैसा जब एक सेक्टर से दूसरे में जाता है उसे सेक्टर रोटेशन कहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्मार्ट मनी वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा बेसिक मतलब बता देंगे। स्मार्ट मनी से हम सिग्निफाई करते हैं HNIs को, FI को, FPI को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस को, क्योंकि इनके पास जो है मार्केट में अपडेशन ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, रिसर्च ज़्यादा है, और इनके पास रिसोर्सेस भी है। ये अपने एक्यूमेंट से, इनसाइट से जिस सेक्टर में पैसा लगाते हैं वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अगर रिटेल इन्वेस्टर भी ट्रैक रखकर स्मार्ट मनी के साथ साथ अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में सेक्टर रोटेशन को यूज़ करे तो बड़ा पैसा बना सकता है। ओके, मतलब कि ये लोग जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे अगर रिटेलर भी सीख जाए, या रिटेलर को ये पता लग जाए कि ये पैसा कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनका अमाउंट भी तो बहुत बड़ा होता है। जब कोई इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाएगा या कोई बिग इन्वेस्टर पैसा लगाएगा तो उसका पैसा भी लमसम में डलता है पर्टिकुलर सेक्टर में। जब वो कहीं पैसा डाल रहे हैं तो मतलब वो बहुत रिसर्च करके ही पैसा डालते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक बात है, हर टाइम पर हर सेक्टर परफॉर्म नहीं करता, अलग अलग टाइम पर अलग अलग सेक्टर परफॉर्म करता है। तो उस चीज़ को, उस ट्रेंड को समझकर अगर हम अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो हमें बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है। ठीक है सर, तो सेक्टर रोटेशन में मतलब यहाँ से एक सेक्टर से पैसा दूसरे सेक्टर में जा रहा है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इस सेक्टर से निकल के पैसा दूसरे सेक्टर में जा रहा है। जैसे कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा था कि मेटल बहुत चल रहे थे या एनर्जी सेक्टर बहुत चल रहा था, पर आईटी का जैसे आपने अभी बताया, तो जब से AI आया है तब से आईटी की थोड़ी सी हालत डाउन ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने देखा है काफ़ी गिर गया था बीच में तो आईटी। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर गिर रहा है और इस सेक्टर में ग्रोथ आ रही है। इसीलिए हमने सबसे पहले तो स्मार्ट मनी की इसीलिए बात करी कि स्मार्ट मनी को ट्रैक करते हैं कि वो किस सेक्टर के अंदर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें भी उसे फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सर हम ये समझ लेते हैं कि सेक्टर रोटेशन होता क्यों है। जी बिल्कुल, सेक्टर रोटेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम बात करते हैं इकोनॉमिक साइकिल की। ये एक इकोनॉमिक साइकिल है जो हर कंट्री की इकोनॉमी इसके थ्रू ग्रो करती है। इसको एग्जांपल से मैं बताता हूँ। बिल्कुल। जैसे हमारे देश में रोड नेटवर्क पर फोकस चल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड बन गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके तहत इस सेक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, स्टील, सभी चीज़ों में सेक्टर्स में ग्रोथ आएगी। हाँ। सेम टाइम पर अगर इसी इकोनॉमिक साइकिल के तहत आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन में है तो स्लो डाउन के अंदर ये ग्रोथ सेक्टर से हटकर जो है डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि फार्मा हो जाता है, FMCG हो जाता है, इनके अंदर जो है मोमेंटम बढ़ता है। मतलब जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, जो आपने बताया, तो उस टाइम पे फार्मा और FMCG में एंटर करना चाहिए। मतलब बिल्कुल, हम ये बात कर रहे हैं, उसमें हम सेफ रह सकते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर में उतनी गिरावट नहीं आती जी। नेक्स्ट फैक्टर आता है मॉनेटरी पॉलिसी। RBI किसी भी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक रहता है, जैसे हमारे देश में RBI है, वो मॉनेटरी पॉलिसी MPC टाइम टू टाइम रेगुलेट करता है। प्रेजेंट में जैसे 5.25 इंटरेस्ट रेट रेपो रेट चल रहा है। ठीक है। क्या रहता है कि RBI जो है इकोनॉमिक साइकिल के बाद
मॉनेटरी साइकिल को असेस करता है कि कंट्री के अंदर अभी क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसके अकॉर्डिंगली जो है रेपो रेट डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर बूम लाना है तो वो कई बार, जिसे हम कहते हैं, पॉलिसीज़ की बात करते हैं, डोविश पॉलिसी होता है, हॉकिश पॉलिसी होता है। डोविश पॉलिसी के तहत जो है इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाता है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं तो बूस्ट मिलता है इकोनॉमी में। इंटरेस्ट रेट कम होने से सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, रिटेल सेक्टर में तेज़ी देखते हैं। ब्याज दरें कम हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, नई फैक्ट्रीज लगाते हैं, आप कारें खरीदते हैं, आप होम लोन लेते हैं। कम हो गए, अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोन जो है, लोन सस्ते हो गए। लोन सस्ते हो गए, लोन सस्ते हो गए तो बढ़ावा मिलेगा। आपका भी सपना था, प्लान था कि आप घर लेना चाहते थे, तो आप उसके लिए जो है आप लैंड परचेज करेंगे, तो रियलिटी सेक्टर में तेज़ी आएगी, इस ऑटो सेक्टर में तेज़ी आएगी, आप कार खरीदेंगे, बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी आएगी, ग्रोथ होगा, आप नई फैक्ट्रीज लगाएंगे। तो इस वजह से जो है इंटरेस्ट रेट ने प्ले किया। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इकॉनमी के अंदर, तो हॉकिश पॉलिसी लाते हैं जिसके तहत इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाया जाता है कर्ब करने के लिए ग्रोथ को। अब लोन महंगा हो गया, ब्याज दरें बढ़ गई हैं, तो आप जो अपने प्लान्स हैं उनको डेफर करते हैं। आप कार नहीं खरीदते, आप घर नहीं खरीदते, आप नई फैक्ट्री नहीं डालते। इस वजह से सेविंग के अंदर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो आपका ध्यान जो है आपका बिजनेस ना करने के बजाय सेविंग मॉडल्स के अंदर, एफडी के अंदर और सारे पैरामीटर्स हैं उधर बढ़ता है, तो आप पैसा सेव करते हैं। मतलब अल्टीमेटली आरबीआई ये चीज़ इसलिए कर रही है क्योंकि उनको अगर ग्रोथ चाहिए इकोनॉमी में तो वो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। अगर उनको लग रहा है कि स्लो डाउन आ सकता है या चीज़ें महंगी हो सकती है, अगर इकोनॉमी को उनको स्लो डाउन करना है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। उसी पे पूरा डिपेंड करता है। इसी इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट हम सेक्टर के साथ समझते हैं। जैसे कि पहले डिस्कस किया, इंटरेस्ट रेट कम होने पर हमें बैंकिंग सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में तेज़ी देखने को मिलेगी। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर में तेज़ी देखी जा सकती है। जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर लोग जो हैं सेविंग्स में, एफडीज में बढ़ेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनके अंदर जो है तेज़ी देखने को मिलती है। इसी तरीके से आरबीआई के इंटरेस्ट रेट जो है अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग टाइम पर इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। और सर इसी में जो बजट होता है, बजट के टाइम पे भी हमने देखा बहुत सारे स्टॉक्स मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो बजट की बात आपने कही, बजट के टाइम गवर्नमेंट देखती है कि मुझे अपना फिजिकल डेफिसिट कैसे मेंटेन करना है, मेरा टोटल आउटले क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम क्या है, इनकम के सोर्सेज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली डिफेंस सेक्टर की हम बात करते हैं। बजट में गवर्नमेंट उसको एलोकेट बढ़ाती है, आउटले बढ़ाती है, तो हम देखते हैं डिफेंस स्टॉक्स में रैली आती है। रेलवे सेक्टर में रिफॉर्म लाते हैं तो उनके अंदर रेलवे स्टॉक्स में तेज़ी आती है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं टाइम टू टाइम, जैसे मेक इन इंडिया का पॉलिसी चल रहा है, गवर्नमेंट केपेक्स के ऊपर फोकस करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली भी जो है अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग टाइम पर जो है तेज़ी देखी जा सकती है। अच्छा, तो वो काफ़ी डिपेंड करता है। मतलब गवर्नमेंट जहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है उन पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ आ सकती है या वो भागते हैं पर्टिकुलर सेक्टर। जो सेक्टर रोटेशन में अगला कारण आता है सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड में हम देखते हैं कि अलग टाइम पे, जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी के अंदर जो है पावर जनरेशन से रिलेटेड, एयर कंडीशनर से रिलेटेड उन स्टॉक्स के अंदर हम देखते हैं कि इस समय एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। वोल्टास की बात करते हैं, हिटाची की बात करते हैं, ब्लू स्टार की बात करते हैं। पावर जनरेशन, पावर ग्रिड का शेयर ऊपर जाता है, समर में पीक डिमांड पे होता है। आगे मॉनसून का सीजन आता है, फर्टिलाइजर्स में ग्रोथ मिलती है, ट्रैक्टर्स में ग्रोथ मिलती है, विंटर सीजन में अलग स्टॉक्स के ऊपर ग्रोथ मिलती है। तो ये सीजनल डिमांड भी बहुत प्ले करती है सेक्टर रोटेशन के लिए। ठीक है। सीजनल डिमांड के बाद जो एक और फैक्टर काम करता है जो ग्लोबल फैक्टर्स है। ठीक है। ग्लोबल फैक्टर्स में बाकी देशों में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इस समय मिडल ईस्ट की वॉर चल रही है ईरान और यूएस के बीच में, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है हमारे इधर सेक्टर रोटेशन में। क्रूड का आप देख सकते हैं, क्रूड का बीच में प्राइस बहुत बढ़ गया था जी। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर इन वजह से जो है सेक्टर रोटेशन होती है। तो सर अभी तक हम सेक्टर रोटेशन और टाइप ऑफ सेक्टर रोटेशन तो देख चुके हैं, पर इसको स्मार्ट मनी कैसे यूज़ करता है इस पर भी थोड़ा सा बताइए। ये जो हमने डिस्कस किया कि सेक्टर रोटेशन क्यों होता है, स्मार्ट मनी इसी चीज़ को कैपिटलाइज करता है। बिल्कुल। स्मार्ट मनी सबसे पहले जो हमने जिक्र किया FI FPI की, वो मैक्रो ट्रेंड्स के साथ ट्रैक रखते हैं।
ग्लोबल फैक्टर्स के साथ में ट्रैक रखते हैं। वो देखते हैं किसी भी कंट्री में इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है तो उसका अभी स्टेज कौन सा चल रहा है, क्या वो ग्रोथ स्टेज पे है, क्या वो रिकवरी स्टेज पे है, क्या वो स्लो डाउन स्टेज पे है, उस पर फोकस करते हैं। सेकंड बात रही वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, आरबीआई फैक्टर्स जो हमने इंटरेस्ट रेट की बात करी, उनको प्रॉपर ट्रैक रखते हैं। जैसा कि डिस्कस किया हमने कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी आता है उसका रेट बढ़ने से किस सेक्टर पे फोकस आता है, तो वो अर्ली एंट्री लेते हैं, ट्रैक रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उसमें वो एंट्री पहले ही ले लेते हैं और रैली आने पर प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आईटी सेक्टर की एक बात है। आईटी सेक्टर एक तरफ तो एआई की आने की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, सेम टाइम पर डॉलर एप्रिसिएशन और वीकनिंग रुपी से इंडिया में एक्सपोर्ट सेक्टर को बेनिफिट है। आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आपने एक्सपोर्ट किया, रुपी कमज़ोर हो गया है तो आपका इनफ्लो बढ़ जाता है। सेम टाइम पर इंपोर्ट में जो है आपका इनफ्लो कम हो जाता है। तो यहाँ पर स्मार्टली प्ले करते हैं कि अगर इंपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है आपका या इंपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक है तो उसका जो प्रोसीड्स हैं इस समय रुपी डेप्रिशिएट होने पर इनफ्लो कम हो जाता है तो उसके प्रॉफिटेबिलिटी पर असर कर सकता है। ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह के फैक्टर्स को ट्रैक कर कर स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बनाती है। सर ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला आपने बताया ना, जैसा कोई बिगिनर है वो भी समझ सके वैसा थोड़ा सा बताइए ना उसको। जी बिल्कुल। आप एक गारमेंट एक्सपोर्टर हैं जी। यूरोप में आप गारमेंट सप्लाई करते हैं। हाँ। आपको $10 में एक शर्ट बनाने का ऑर्डर मिला है, ठीक है। और मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लास्ट ईयर रुपी की वैल्यू क्या थी? 85 के आसपास होगी। 85 के आसपास हाँ। थी। 1000 शर्ट्स का ऑर्डर मिला, $10 का एक शर्ट है तो $1000 आपका इनफ्लो है या स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको जो है $10 का एक शर्ट है तो एक शर्ट के पीछे कितना पैसा आ रहा है? 85 रुपए के हिसाब से आ रहा था पहले। हाँ, तो 850 रुपए मिल रहे थे ना आपको। 850 रुपए मिल रहे थे। आज के समय में आपका कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल का था $10 का, अभी रुपी की वैल्यू हो गई है 95। ठीक है। तो आपको कितने पैसे मिले? अब 950 मिल रहे हैं। 1000 रुपये आपका इनफ्लो बढ़ गया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपकी कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, आप डिविडेंड पे करते हैं तो मुझे डिविडेंड ज़्यादा मिल सकता है या आपका स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो ये एक एक्सपोर्ट का छोटा सा example एग्जाम्पल है। हो गया। वहीं इंपोर्ट के केस में ये रिवर्स हो जाता रिवर्स हो जाता है। मान लीजिए कि आप जो है कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, आपकी B2B सप्लाई है, आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वहाँ पे इसी एग्जाम्पल से बात करते हैं तो पहले 850 में पड़ रहा था, अब 950 में पड़ रहा है। तो ये एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है जिसे स्मार्ट मनी ट्रैक करता है। सर ये तो स्मार्ट मनी की बात हो गई, पर इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? कोई रिटेलर हो गया, कोई बिगिनर हो गया, वो चाहता है सेक्टर रोटेशन को यूज़ करना, तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? सर्टेनली रिटेल इन्वेस्टर के पास तो स्मार्ट मनी के जैसा ना तो रिसोर्सेज हैं, ना रिसर्च है, उस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग या फोरसाइट नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी बहुत इजी टूल्स हैं। सबसे पहले तो सभी सेक्टर्स के इंडेक्स बन गए हैं। ठीक है। तो उसको जो है सेक्टर इंडेक्स ट्रैक करने चाहिए। ऑटो इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स है, एफएमसीजी इंडेक्स है, ये सारे इंडेक्स वो ट्रैक कर सकते हैं। इंडेक्स की कॉम्पोजिशन तो स्टॉक से हुई है। हम बात करते हैं बैंकिंग इंडेक्स, तो बैंकिंग इंडेक्स तो 12 थे पहले, अब 14 स्टॉक्स हो गए, उससे बना है। तो जैसे हम देखते हैं कोई एक पर्टिकुलर बैंक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो हम इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो हम अलग अलग स्टॉक्स को ट्रैक ना करके हम सेक्टर के इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं। किसी सेक्टर के इंडेक्स में ग्रोथ नज़र आ रही है, मार्केट स्लो डाउन भी है, तो उस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। अगला तरीका है रिलेटिव स्ट्रेंथ का। रिलेटिव स्ट्रेंथ यहीं से जुड़ी है। इकोनॉमी डाउन है, निफ्टी हम कहते हैं गिर रहा है, ऑटो इंडेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी गिर रही है, वहाँ पे ऑटो इंडेक्स के अंदर जो है ऑटो स्टॉक्स में इस समय मोमेंटम बन सकता है, तो हमें ऑटो के स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं सडन वॉल्यूम स्पाइक आता है, एफआई बाइंग होने लग जाती है। एफआई का जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर स्टॉक, वहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो हम उस चीज़ को, हमें एफआई ट्रेडिंग एक्टिविटी को ट्रैक करना चाहिए। जहाँ पर एफआई अपना इनफ्लो बढ़ा रहे हैं वहाँ पर हमें जो है इन्वेस्ट करने के एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल सर।
अगला फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसी। लेमैन को भी ट्रैक रखना चाहिए, बजट्स आता है गवर्नमेंट की, ब्रॉडली जो है मोटे तौर पे पॉलिसीज आती हैं। डेली रूटीन में रिटेल इन्वेस्टर गवर्नमेंट न्यूज़ को बिल्कुल ट्रैक नहीं रखता, लेकिन ब्रॉड पॉलिसीज, आरबीआई की पॉलिसी आती है, बजट आता है, इन चीज़ों के साथ थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। बिकॉज जैसे ही गवर्नमेंट की पॉलिसी आती, गवर्नमेंट ने रेलवे सेक्टर को बूस्ट किया, पीछे पीएसयू सेक्टर में पीएसयू बैंक्स ने प्राइवेट बैंक से ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स दिया, तो उन चीज़ को हमें फोकस रखना चाहिए। एक और तरीका है रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान देने का, क्वार्टरली अर्निंग्स आती हैं तो अर्निंग्स ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर में किस में बूम आया है, जैसे कि अभी लास्ट क्वार्टर के रिटर्न्स के अंदर मेटल सेक्टर के अंदर बहुत तेज़ी है, तो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स को चेक करना चाहिए, उसमें से किस सेक्टर का, कौन से स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया है, उसके ऊपर जो है हमें राइड करना चाहिए। ठीक है सर, आइडेंटिफाई भी करना सीख गए अब हमें कुछ गलतियां जो हम करते हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं तो उनको भी कवर कर लेते हैं। सर्टेनली, रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले तो गलती करता है कि उसकी एंट्री लेट होती है, वो ट्रैक नहीं रखता, ना वो सेक्टर रोटेशन को रखता है, ना वो रीजन्स को रखता है, ना एफआई को रखता है, ना स्मार्ट मनी को रखता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि उसकी एंट्री लेट होती है, रैली कंप्लीट हो चुकी होती है, वो अब एंट्री लेता है, तो अब तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का समय है। लेट एंट्री की वजह से जो है उसको उस रैली का फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि उसको फोमो में बाय करता है, उसको लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट कि भैया सबने बाय कर लिया, मैं रह गया, तो वो उस समय बाय करता है। और होता क्या है सर, बहुत बार कि जब चीज़ें रिटेलर के पास आती है तब तक वो चीज़ें बढ़ जाती है, जो आप बोल रहे हैं कि जब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए तब ये बाय करते हैं। न्यूज़ आती है या इंस्टा पे देखते हैं या इधर उधर से देखते हैं या सुनने लगते हैं, तब तक वहाँ पे रैली हो चुकी होती है। अक्सर वीक सेक्टर में एंट्री ले लेते हैं, सेक्टर जो अंडर परफॉर्मिंग है हमने उसमें एंट्री बना ली, हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक देखा, उसके रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन सेक्टर तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है अपने सेक्टर के साथ ही रहेगी, अगर सेक्टर अंडर पार है तो स्टॉक भी अंडर परफॉर्म ही करेगा। तो इसलिए सेक्टोरल ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्टर भी काम करना चाहिए। ठीक है, तो सेक्टर देख के ही उसमें से स्टॉक्स देखने चाहिए। हम एक और मिस्टेक करता है रिटेल इन्वेस्टर टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं करता, उसको एग्जिट नहीं करता। मान लीजिए सीजनल डिमांड को देखकर आपने एक सेक्टर में स्टॉक में एंट्री लिया है, अभी सीजन पीक चल रहा था, एसी की सेल बढ़ रही है, आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तेज़ी आ रही है, रिटर्न भी आ गई है, आपको 15-20% रिटर्न भी आ चुका है, आगे सीजन चेंज हो रहा है, आप उस चीज़ को जो है प्रॉफिट बुक नहीं करते, आप उस स्टॉक में बने रहते हैं, ऑफ सीजन के टाइम पर वो स्टॉक वापस नीचे गिर गया तो आपने प्रॉफिट भी बुक नहीं किया। ये भी कॉमनली जो है रिटेल इन्वेस्टर गलती कर जाता है, वो टाइमली ट्रेड के अंदर एग्जिट भी नहीं करता। रिटेल इन्वेस्टर एक और पॉइंट पर गलती खा जाता है, अक्सर वो सेक्टर रोटेशन के नाम पर ओवर डाइवर्सिफाई कर जाता है। वो सोचता है कि सेक्टर रोटेशन, इधर रैली ना मिस हो जाए, इधर रैली ना मिस हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा सेक्टर्स के अंदर जो है अपनी पोजीशन बनाता है, बट सेम टाइम पर सभी सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करते। एक सेक्टर तो परफॉर्म कर रहा था पर दूसरे सेक्टर में उसको लॉस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बहुत ओवर डाइवर्सिफाई भी हमें नहीं करना चाहिए। एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स ओनली। ओके सर, तो आज सर हमने इस पॉडकास्ट में सेक्टर रोटेशन क्या होता है, सेक्टर रोटेशन कितने टाइप का होता है, स्मार्ट मनी इस सेक्टर रोटेशन को कैसे यूज़ कर रहे हैं, और एज अ रिटेलर हम इस सेक्टर रोटेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। आप हमें बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कितना इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।